हेलो, नमस्कारम, जयकारम, शस्त्रकालम। हमने तुम्हें क्या पढ़ाया? परमाणु की संरचना। हम क्या पढ़ा रहे हैं? परमाणु की संरचना। ठीक है भाई। परमाणु की संरचना में लास्ट क्लास तक हमने आपको समझाया था। क्या समझाया था? हाँ, नियरेस्ट गैस नोबल कॉन्फ़िगरेशन है ना। मतलब कि ना हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। हम आपको सिखा रहे हैं विन्यास करना। विन्यास विन्यास मतलब कुछ ऐसे, देखो ध्यान से। मान लो हमारे पास में कौन है। हमारे पास मान लो एक एलिमेंट का नाम लो। आयरन। कौन है बताओ? आयरन। आयरन मान लो। आयरन मतलब चलो मतलब निकिल लो। निकिल कौन है ये? निकिल। क्या नंबर पे है ये? 28 पे। क्या पे है ये 28 पे है। 28 पे निकिल है। अगर हमसे कोई बोलेगा कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ, तो भाई साहब 18 तक तो ऑर्गन हो जाएगा। 18 तक ऑर्गेनिक आ जाएगा इसको। ठीक है ना। और उसके बाद आएगा 4s2, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और फिर आएगा 3D में कितना? 8। वाह, कर लिया तूने? याद करना आ गया? बस सीख गया तो है। ठीक है। टिटेनियम नहीं है, वो टाइटेनियम है। टिटेनियम बता रही है, बताओ। टाइटेनियम। स्कूटर टी। टी मतलब 22 नंबर पे है। तो क्या होगा इसका विन्यास? ऑर्गन 18 ही खा जाएगा। 4s2, 3D कितना? 2। समझ में आया? ऐसे करते हैं नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। नोबल गैस कौन है? ऑर्गन। बेटा ऑर्गन नोबल गैस होता है। किसी को लेंगे और किसी को नहीं लेंगे। नोबल गैस में केवल ऑर्गन को लेंगे। तूने किसको लिया? टाइटेनियम को नहीं लेंगे भैया, ऑर्गन है नोबल गैस। अरे हीना नीना और करीना, विन्यास करना सिखाया था मैंने तुमको, बताओ। ऑर्गन को ले लिया, क्रिप्टन को ले लिया, तो उसको क्या ले लिया तूने? टाइटेनियम। गलत कर दिया। देखो आगे बढ़े। अब आता है कौन सा हमारे पास? अपवाद। लिखो अपवाद। अपवाद वाले, अपवाद वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। अपवाद वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लोग पढ़ते हैं, है ना। डालो हेडिंग जल्दी से, है। चल देखो, पेपर में अपवाद वाले पूछे जाते हैं। सिंपल वाला कोई कहाँ पूछता है? आसान सा नहीं पूछता कोई भी। सिंपल सिंपल नहीं पूछेगा। जिसमें कुछ डिफरेंस होगा ना, अलग चीज होगा, कुछ अलग एक्सेप्शन, अपवाद होगा, वो एग्जामिनर पूछता है। ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले आता है क्रोमियम। कौन आता है? क्रोमियम। Cr यानी दो एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डालो हेडिंग जल्दी जल्दी फटाफट से। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Cr कौन आ गया हमारे पास में? Cr। Cr हमारा है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। सुनो, इसमें देखो होता क्या है। 24 नंबर पे है। कितने पे है? पहले हम लोग करते हैं नॉर्मल है ना, कॉन्फ़िगरेशन जो करते हो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर कौन आता है? 4s2, 4s2 और 3d कितना? 20 हो गया ना। 4 कितना हो गया? 4। ये हमारा क्या है? वास्तविक विन्यास। क्या है ये? जो होना चाहिए वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हमारा होना चाहिए। लेकिन ये गलत है, ये नहीं होता। ये यहाँ पर दो नियम आपको समझाऊंगा। एक तो अर्धपूरित और एक पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहा मैंने? अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये हमको यहाँ पे सीखना है। ठीक है ना, कि अर्धपूर्ण क्या होता है और पूर्ण पूरित क्या होता है। ठीक है ना। देखो अब मेरी बात सुनना ध्यान से कि इसमें होता क्या है। दिख रहा है? देखो मैंने 4s को पहले लिखा है और 3d को बाद में लिखा है, और मैं इसमें जिक्र पहले कर चुका हूं।
कि 4s और 3d में जो एनर्जी का गैप होता है, डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो बहुत ही कम होता है। यानी 4s की ऊर्जा ज़्यादा नहीं होती इतनी 3d से, ठीक है ना, या फिर 3d की ऊर्जा इतना कम नहीं होता 4s से कि पहले हम भरे 3d में, ठीक है ना। ये लगभग लगभग एनर्जी का जो गैप होता है, ऊर्जा का जो अंतर होता है ना, वो एकदम सेम रहता है, ठीक है ना। तो N+L रूल मैंने आपको सिखाया था, उसके अनुसार यहाँ पर ये जो 4s वाला है इसकी ऊर्जा कम होती है, इसकी ऊर्जा, और 3d वाले की ज़्यादा। तो हम इसलिए हम लोग क्या करते हैं, N+L रूल के हिसाब से पहले हम 4s लेते हैं। क्या लेते हैं, पहले हम 4s को लेते हैं, ठीक है ना। क्या बोलता है N+L रूल, जिस किसी कक्षक का N+L का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, है ना। तो 4s था, आपको ना मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, ताकि उसको देखना, ठीक है ना, N+L रूल क्या होता है, तब आपको मजा आएगा, तब वरना उसके देखे वीडियो को ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात सुनो, देखो अब यहाँ पर मैं करने वाला हूँ इसका विन्यास। देखो 4s2 है ना, कितना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और 3d है 1 2 3 4, तो इसमें 4 है ना, 1 2 3 4 दिख रहा है। देखो एक रह गया, खाली एक रह गया। तो ये जो 3d वाला कक्षक है ये क्या कह रहा है, हाँ वो उसमें जाएगा ना, क्यों जाएगा ये नहीं पता है। देखो अभी मैंने तुमको समझाया था कि 4s और 3d की ऊर्जा लगभग लगभग समान होता है, लगभग लगभग। अब 3d के पास तुमको 5 होने चाहिए, लेकिन है कितने, तो 3d क्या सोचता है, यार एक इलेक्ट्रॉन और होता ना तो हम पूरे हो जाते, हम पूरे आधे आधे हो जाते। कितने हो जाते, हमारा पूरा फुल हो जाता। भाई आता तो 2 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक एक आ जाता पहले तो पूरा फुल हो जाता। ये ऐसा सोच रहा होता है कौन, 3d कक्षक। तो 4s उसका पक्का मित्र है, उसके मन की बात सुन लेता है। तो 4s बोलता है, मित्र चिंता की कोई बात नहीं है, हम तुझे देंगे 1 इलेक्ट्रॉन, हम तुझे देंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, किसको, 3d को। अब जैसे इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है ऐसे करके, तो पूरा भर गया। क्या भर गया, ये मैं अगले स्टेप में दिखाऊंगा, ठीक है ना, उसमें नहीं, ये मैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखा रहा हूं। 4s से 3d में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, स्थानांतरण। क्या हो रहा है, ट्रांसफर बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना, ट्रांसफर हो रहा है। किसने, 4s ने उसको दे दिया। तो जब 4s ने उसको दिया तो 4s भाई साहब हमारे ऐसे रह गए। तो 1 2 3 4 पूरे 5 हो गए। तो 3d ने बोला तो भाई मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये दिक्कत नहीं होगी। तो 4s ने बोला कि देख मैं अपने पास 2 रखूंगा तो पूर्ण पूरित रहूंगा, क्या रहूंगा, स्थायित्व हो। बस 2 आते ना इसमें, तो 2 पूरे थे, तो ये स्थायित्व था। लेकिन जब इसका 1 इलेक्ट्रॉन उसमें गया, इसमें गया, छापना नहीं है, समझो। तो जब उसका इलेक्ट्रॉन उसमें गया तो अर्धपूरित हो गया, जो कि स्थायी है। क्या है, हर कोई कक्षक या तो पूर्ण पूरित होना चाहता है, पूर्ण पूरित होना, या फिर वो अर्धपूरित रहना चाहता है, ठीक है ना। वो तो मजबूरी है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं तो वो पूर्ण पूरित नहीं है। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो जो 4s भाई साहब है, ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई मेरे पास 1 है तो मैं अर्धपूरित हूं, क्या हूं, और तेरे पास अगर 1 पहुंच जाएगा तो तू भी अर्धपूरित हो जाएगा, तू भी अर्धपूरित। तो ये स्थायी प्राप्त कर लिया इसने, अर्धपूरित होकर के या फिर पूर्ण पूरित होकर के। पूर्ण पूरित का मतलब यहां पर यह है कि डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पूरे 10 होते हैं, पूरे। सीआर में अगर, इसमें डी में अगर 10 आते हैं तो उसका आधा कितना होगा, 5। तो वो अर्धपूरित होने के लिए उसको कितना चाहिए था, 1 चाहिए था। अर्धपूरित विन्यास और पूर्ण पूरित विन्यास स्थायी होता है। क्या होता है, हर कोई जीवन में स्थायी होना चाहता है। यहां पर मैं बार बार एक वर्ड यूज करने वाला हूं और कर भी रहा हूं, स्थायी। कौन सा, स्थायी का मतलब क्या होता है, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टेबल। क्या बोलते हैं, स्टेबल। हर कोई लाइफ में स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल का मतलब होता है
शुद्ध भाषा में स्थिर। क्या? स्थिर। अब बताओ, ये स्क्रीन हिलता हुआ तुमको अच्छा लगेगा या फिर जो रुका है ये अच्छा लगेगा? तुम कभी टीवी देखते हो ना, कभी अगर पिक्चर क्वालिटी ठीक नहीं आती है तो उसे हिलता है, लाइनिंग आती है, लाइनिंग से आती है, वो अच्छा लगता है? वो अस्थायी हो गया। क्या हो गया? अस्थायी। और जो हिलेगा नहीं, बिल्कुल साफ आ रहा है क्लियर एचडी में, तो उसे क्या बोलते हैं? स्थायी। क्या है वो? तो स्थायी। तो हर कोई जीवन में स्थायी होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। जैसे कि हम इंसान लोग हैं, पढ़ लिख कर नौकरी पाना चाहते हैं। नौकरी क्यों करना चाहते हैं? नौकरी करना इसलिए चाहते हैं कि हमारे पास पैसा आएगा तो अपनी ख्वाहिशें पूरी होगी, है ना? इसे कहते हैं स्थायी होना। जो जीवन में करना चाहते हैं, जो चीज करने का मन करता है, वो स्थायी होता है ना। अब मैं एक दो टांग पे खड़ा हूं, 2 घंटे खड़ा रह सकता हूँ, 2 घंटे खड़ा रह सकता हूँ। अब मुझे किसी ने कहा एक टांग पे खड़ा रहकर दिखाओ, तो बताओ कितनी देर तक रहूंगा? 5 मिनट मुश्किल से, 2 मिनट, 3 मिनट। और 2-3 मिनट होने के बाद में पैर थक जाएगा तो अपने आप ऐसे 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 होगा। क्या होगा? ये क्या ये स्थायी है? नहीं। अब देखो, दो टांग पे स्थायी, एक टांग पर ऐसे 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 होगा, है ना? वो स्थायी नहीं है। वो स्थायी, तो स्थायी प्राप्त करना चाहता है, जैसे इंसान वैसे परमाणु। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं रसायन विज्ञान को रियल लाइफ से मैं हमेशा तुलना करता हूं। जैसे इंसान होते हैं ना रियल लाइफ में, इंसान होते हैं, मनुष्य जीव होता है, ऐसे ही परमाणु भी है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, परमाणु संसार है। परमाणु उस संसार में कौन है? घर है। जैसे घर कोष हो गया, फिर कोष में कमरे हो गए, उपकोष, कमरे में बेड हो गए, है ना, कक्षक, और कक्षक में कौन है? इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही दुनिया, दुनिया में कौन है? घर है। और लोग इंसान घूमते रहते हैं ना, हम सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। कौन है? लड़कियां प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो गई, लड़के प्रोटॉन हो गए, घूमते रहते हैं प्लस माइनस, है ना? ऐसे ये भी स्थायी होना चाहते हैं। केमिस्ट्री को मैं ऐसी लाइफ में लेके चलता हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लड़की लड़के हो गए, है ना? और परमाणु जिसमें रहते हैं वो कक्ष कमरे सब कुछ है ना दुनिया में। समझ में आया? अलग अलग परमाणु में क्या है? अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। ऐसे दुनिया में अलग अलग घर हैं, अलग अलग घरों में अलग अलग लोग रहते हैं। हमारे घर में 4 लोग हैं, तुम्हारे घर में कुछ में 6 होंगे, किसी घर में 10 लोग भी होते हैं ना। हाँ, बड़ा परिवार होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, किसी परमाणु में कम इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो पूरी संसार है, जैसा हमारा रियल लाइफ में इंसानों का, ऐसे परमाणुओं का है। तो ये भी स्थायी होना चाहता है कि नहीं? तो ये देख रहा है ये स्थायी हो जाएगा। 3D सोच रहा था मन में कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाता तो मैं स्थायी हो जाता। तो 4s ने उसके दिल की बात सुन ली, उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया। क्योंकि अगर s एक इलेक्ट्रॉन देगा, अपना इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो भी ये क्या रहेगा? स्थायी रहेगा, क्योंकि ये अर्धपूरित हो जाएगा, है ना? तो इसका कोई घाटा नहीं है, लेकिन इसका फायदा। लेकिन ऐसे सब नहीं देंगे, सब ऐसे कौन देगा? जैसे 4s 3D में देगा, बस। ऐसा नहीं कि जो 3p वाला इसको कभी दे देगा, इसको इधर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये सेम ऊर्जा के नहीं है। सेम ऊर्जा के 4s ने 3D को क्यों दे दिया? क्योंकि 4s का 3D की ऊर्जा जो है कक्षकों की, वो लगभग सेम है, समान है। ऐसे नहीं है कम ज्यादा, ऐसे है। कैसे? ऐसे है, ठीक है ना? बताओ एक ठीक है भाई, आया समझ में? जीवन में अपने आप को देखो कि तुम कैसे रहते हो। चलो तुम्हारा ब्याह होगा, ऐसे इसका भी ब्याह होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। अब देखना तीसरा अध्याय में मजा आएगा तुमको पढ़ने में, ठीक है भाई? आया तुमको? तो ये क्या हो गया? जब इलेक्ट्रॉन इधर गए तो हम इसे बोलते हैं अर्धपूरित। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं? अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जब भूल जाओ ना तो क्यों होता है, तो ये लेक्चर देख लेना, ठीक है ना? जो क्या है? स्थायी। क्या है ये? स्थायी हो गया है, ठीक है ना? स्थायी प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर का उधर ट्रांसफर होता है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है भाई, छापो। तो अभी आप इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ठीक है ना? तो हम यहां पे लिखेंगे 4s और 3D कक्षकों, 3D कक्षकों की, कक्षकों का
कक्षकों का ऊर्जा अंतर लगभग समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं, जिससे 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 यह कक्षक समभ्रंश कक्षक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है ना? इसलिए 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 4s का इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में आसानी से स्थानांतरित हो सकता है, हो जाता है, हो सकता है नहीं, हो जाता है। और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। ठीक है ना? प्राप्त करता है। दिक्कत तो नहीं किसी को? छापो इसको जल्दी से फटाफट। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, स्थायित्व। इसीलिए क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है ना? ये लो, आप लोगों ने छापा तो अच्छे से पूरा लिख लो अच्छे से। ऐसा ही कॉपर, ऐसा ही कौन है? कॉपर। देखो इतना पढ़ा दूंगा ना तुमको इस वाले चैनल पर कि तुम्हें केमिस्ट्री में कोई फेल नहीं कर सकता। बेहतरीन केमिस्ट्री करवा देंगे। देखो, और पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ऑनलाइन है यहाँ पे ही, और तुम भी पढ़ जाओगे, है ना, ऑफलाइन वाले। ठीक है? और रिकॉर्ड रहेगी मेरी। देखो आगे आ जाओ। कॉपर भाई साहब, कॉपर एक्सेप्शन केस है कॉपर का 29 नंबर पे। किस पर है? विन्यास करो फटाफट। देखो आ जाओ, विन्यास करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया। 4s2 3d कितना? 9। ये तो आएगा विन्यास। ये होना चाहिए वास्तविकता में, ये होना चाहिए वास्तविकता में। एक्चुअली ये होता है, लेकिन अपवाद है इसमें। क्या है इसमें? अपवाद। अपवाद क्या है इसमें? देखो ध्यान से। अपवाद इसमें ये है कि 1s2, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। ठीक है ना? ऑर्गन और 4s2 के स्थान पर क्या आएगा? 4s1 और 3d10। ठीक है ना? ये लिखेंगे ना कि ये लिखेंगे, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? अंदर पहुंच गया। तो ये पूरा 10 हो जाएगा पूरा। तो यहां पर पूर्ण पूरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो यहां पर क्या था? 4s में थे 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर देखो 3d में थे कितने? 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 और 9 हो गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इधर स्थानांतरित होता है। ठीक है ना? क्यों होता है पीछे आपको समझाया। ये पूर्ण पूरित हो जाएगा। डी सोचता है यार 9 आ गए, एक और आ जाता ना, मजा आ जाता। तो उसकी ये वाली बात ये सुन लेता है, एस कहता है ले क्या याद रखेगा तू, चल पूरा हो जा। हो गया पूरा। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? स्थानांतरण। ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये क्या बनता है फिर? देखो अब यहाँ एस में कितना रह गया? एक इलेक्ट्रॉन रह गया। और डी में कितने हो गए? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या है?
ये पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या है ये है पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ, एक है अर्धपूरित है तो स्टेबल है ये। अब ये ना तो था अर्धपूरित और ना ही था पूर्णपूरित, तो वो स्टेबल था नहीं, तो उसको एक मिल गया तो वो पूर्णपूरित हो गया, तो स्टेबल हो गया, स्थायी प्राप्त कर लिया इसने। और ये फिर भी स्थायी है, अर्धपूरित है तो भी स्थायी है ना, तो इसलिए ठीक है ना, एक्सेप्शन है। तो कॉपर का और सीआर का विन्यास हमेशा गलत मत करना, पेपर में आता है विन्यास करने के लिए। क्या स्टार का मतलब ये था, यही अलग चीज था इसमें एक्सेप्शन, जो ना तुम्हारे उसमें स्टार लगा हुआ था बुक में सीआर पे और सीयू पे, वो इसीलिए लगा रखा था कि उसमें जो तुम्हारा है ना उसमें अपवाद है। क्या उसमें, आप उस पर ध्यान दें, गलती ना करें, इसलिए ठीक है ना, समझ में आया, तो इसीलिए था इसमें स्टार। ठीक है, कॉपी करो। फिर अब हम देखेंगे कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित क्यों होता है स्थायी। तो उसके पीछे दो कारण है। कितने इसके पीछे, दो इसके पीछे रीजन है। ठीक है ना, क्या रीजन है अभी यहाँ पर हम तुम्हें समझाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है भाई, कॉपी करो उसको जल्दी से। हो गया, चलो लिखो, इसमें लिखो, लिखो अर्धपूरित और पूर्णपूरित। अर्धपूरित और पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न कारणों से, क्या बोला मैंने, निम्न कारणों से स्थायित्व होते हैं, स्थायी होते हैं। देखो क्या क्या है स्थायी कारण। पहला है सम्मिति, सम्मित होते हैं विन्यास। क्या होते हैं, सम्मित होते हैं। सम्मित समझते हो, हाँ भाई, पहला है 3D, 3D सतह, या फिर कह सकते हो तल, या फिर तल में आवेशों का सम्मित वितरण, सम्मित वितरण। ठीक है ना, यानी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन 3D स्पेस। ठीक है ना, 3D स्पेस में क्या होता है, सिमेट्रिकल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए क्या होता है, अर्धपूरित और पूर्णपूरित स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखना। दिक्कत किसी को नहीं ना, थोड़ा इसको पीछे कर लेते हैं, कोई पूरा आ जाएगा। छापो, छाप लिया। ठीक है भाई, ऐसा क्या होता है भाई इसके अंदर। अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो मान लो हमारे पास पी है, कौन है, पी है, पी में 3 होते हैं। देखो इसमें 1 2 सिमेट्रिकल है, नहीं है, 2 में 1 में नहीं है। अगर हमारे पास ऐसा होता 1 2 3, तीनों में इक्वल इक्वल नहीं आ गया तो सम्मित है। क्या ये सम्मित मतलब अच्छा लग रहा है देखने में, आवेशों का समान वितरण है। क्या आवेशों का समान वितरण है, तो ये क्या है, यहाँ पर अच्छे से नहीं है वितरण, यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिकल है। ऐसे देखो इधर ध्यान से, 1 2 3 4, अब देखो ये समान नहीं है। लेकिन अगर भाई हमारे पास ऐसा होता, कैसा होता, ऐसा होता, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये क्या है, सम्मित हो गया। क्या हो गया, ये सम्मित हो गया है ना।
तो ये क्या, ये सममित हो गया, ये क्या है, सममित, ठीक है ना। ये क्या है, असममित। क्या है ये, असममित मतलब होता है अनसिमेट्रिकल, अच्छे नहीं मतलब देखने में। ये भी कैसा, असममित, असममित है ये। और इधर क्या हो गया, ये सम्मित हो गया इधर, ठीक है ना। ये हमारा सम्मित हो गया भाई साहब, ये असम्मित हो गया ना। तो ये हमारे क्या, असम्मित की वजह से ये कम स्थायी होता है, सम्मित की वजह से ज्यादा स्थायी है ना। अब इसका एक रीजन और है क्या है, ऊर्जा विनिमय। कौन है, ऊर्जा विनिमय। अगला जो इसका रीजन है स्थायी होने का, वो है ऊर्जा विनिमय और युग्मन ऊर्जा। कौन है, ऊर्जा विनिमय, ऊर्जा विनिमय और युग्मन ऊर्जा। क्या, युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा। ये 12th में फिर से आएगा, ठीक है ना, युग्मन ऊर्जा अच्छे से आएगा। किस में आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में आएगा, दोबारा से आएगा, ठीक है ना। देखो ऊर्जा विनिमय का क्या मतलब है ना, एनर्जी एक्सचेंज होता है। क्या होता है इसमें, एनर्जी एक्सचेंज होता है, ठीक ठीक है ना। तो अब पहले मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। देखो सुनना ध्यान से, मेरे पास मान लो एक कक्षक है। क्या है ये, कक्षक है। मान लो हमारे पास ये पी है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, मजा नहीं आ रहा है, बड़ा बनाते हैं। देखो पी है ये, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहां जा सकता है कि नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, दूसरा और आ जाएगा, तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा भाई, यहां भी माइनस वाला और ये भी माइनस वाला, तो प्रतिकर्षण नहीं होगा। इसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। क्या बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऊर्जा। और जब ऊर्जा बढ़ जाता है ना तो अस्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है, अस्थायी। तो ऊर्जा विनिमय कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये पेयरिंग होने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, भाई सुनो, ये इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है, ये बोलता है इसको मैं यहाँ के बैठ जाऊं, मैं यहाँ के बैठ जाऊं, दोनों हो जाएंगे एक साथ में। तो ये बोलता है हाँ यहाँ आना चाहता है, देने पड़ेंगे तो कुछ ऊर्जा, कुछ ऊर्जा देने पड़ेंगे। तो इनके बीच का ऊर्जा जितना क्या हो, सुनो, मान लो मैंने कहा तुम गए मार्केट में, तुमने कहा हमको ये चाहिए कपड़ा। क्या चाहिए हमको, हमको, तुमको पसंद आ गया ना, तो तुमको वो चाहिए, लेकिन वो महंगा है तो तुम नहीं ले पाओगे। महंगा है तो, सस्ता होगा तो आराम से ले लेंगे, है ना। अभी बोर्ड था, अब आया, पहले नहीं था। पहले हम पे था नहीं था, पहले क्या महंगा था तो हम ले नहीं पा रहे थे, पैसा हम पे था नहीं, अब हम पे पैसा तो हमने ले लिया। तो पहले क्यों नहीं लिया, महंगा था। तो जो आसानी से कम पैसों में मिलेगा उसको हम आराम से, सेम यहाँ पर होता है। ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अगर आना है तो जितना ऊर्जा ये मांगेगा ना उतना इसके पास होना चाहिए पहले से, तब तो यहाँ पे रह पाएगा। अब ये बोल रहा है मेरे को चाहिए 3 किलो जूल, कितना चाहिए पर मोल, है इसके पास 2 किलो जूल पर मोल, तो क्या यहाँ पर ये रह पाएगा, यहाँ पर ये नहीं। क्यों, इतना है नहीं, या तो इतना हो या इससे ज्यादा हो, है कि नहीं। तो आराम से यहाँ पे आके ये रह लेगा, समझे। तो यही हम कह रहे हैं। तो पेयरिंग होने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसे हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, यानी युग्मन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, तो अपने यहाँ पर लिखना इसका जो होगा, एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं, एनर्जी एक्सचेंज एंड पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं बताओ, पेयरिंग एनर्जी, अंग्रेजी का नाम है। तो पेयरिंग एनर्जी और युग्मन एनर्जी सेम चीज है। तो युग्मन ऊर्जा और ऊर्जा विनिमय, इनका अंतर जितना कम होगा उतना स्थायित्व अधिक होगा, ठीक है ना। तो आप यहां पे ध्यान रखना, आप यहां पे
यहाँ पे ना देखो, तो इसमें एक पेयरिंग हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? एक पेयरिंग। अब मान लो देखो इसमें कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। देखो इसका पेयरिंग यहाँ हो सकता है, इसका पेयरिंग यहाँ भी हो सकता है। तो कितने पेयरिंग हो गए? 2 पेयरिंग। यहाँ पर है एक युग्मन, कितना है? एक युग्मन यहाँ पर है भाई। ये यहाँ भी जा सकता है और ये यहाँ भी कर सकता है युग्मन। तो कितना हो गए? 2 युग्मन। बेटा जब तक देख लेगा ना, फिर हम फेंक के मारेंगे थप्पड़ तो ठीक हो जाओगे। समझती यहाँ पर है नहीं, फिर पूछेगी बार बार 4 दिन बाद, है ना, कैसे आया। समझता करो पहले। यहाँ पर है 2 युग्मन, युग्मन, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर दो क्या है? यहाँ पर है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। कितना है इसमें? कोई युग्मन नहीं, कोई युग्मन नहीं। तो यहाँ पर है नहीं युग्मन। 1 युग्मन, 2 युग्मन। जितना ज्यादा युग्मन होगा एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा ऊर्जा होगा उतना ही कम स्थायी होगा, उतना ही कम स्थायी होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इसमें देखो ध्यान से, इसमें देखो ध्यान से। पहले से कैसे है? युग्मित है, पहले से युग्मित है ना। तो ये क्या है हमारा? पूर्ण पूरित। कॉपी करो इसको फटाफट से ना। ठीक है भाई, लिखो। विनिमय ऊर्जा व युग्मन ऊर्जा के अंतर को क्या कहते हैं? स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं, ठीक है भाई। आप इसमें इधर लिख लेना, इधर विनिमय ऊर्जा, विनिमय ऊर्जा और युग्मन ऊर्जा के अंतर को क्या कहते हैं? अंतर को स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं, स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं, स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं, ठीक है भाई। अब देखो स्थायीकरण ऊर्जा समानुपाती होता है, ठीक है भाई। छप गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कक्षकों का स्थायीकरण ऊर्जा के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है ना। ये हम तुम्हें अगले 12th क्लास में सिखाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, कि हम कैसे निकालते हैं स्थायीकरण ऊर्जा। समझे आप लोग? तो आप फटाफट से कॉपी करो, है ना। इसके लिए हमें यहाँ पर एक सूत्र भी दिया गया है, ठीक है ना, विनिमय ऊर्जा निकालने का। छप गया? ठीक है ना। फिलहाल आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित जो होता है वो स्थायी होता है। क्या होता है? वो स्थायी होता है, ठीक है ना, क्योंकि उनका जो ऊर्जा विनिमय और युग्मन ऊर्जा का अंतर होता है वो कम होता है ना। समझ में आया तुमको? ये कि नहीं आया? आ गया ना। कॉपी करो इसको फिर से, फिर मैं तुमको ना ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट करके दिखाऊंगा ना। खत्म हो गया हमारा, ठीक है ना, चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है ना। ये हमारा चैप्टर फिनिश, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं हम लोग? कुछ आयन्स का देखो कैसे करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। लिखो आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनों का लो ना विन्यास, ठीक है ना, आयनों का। फिर हम लोग एंड अप करेंगे इसका, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। आयंस कौन होते हैं भाई? प्लस माइनस वाले। कौन होते हैं? देखो मान लो Fe2 प्लस है, Fe2 प्लस है तो 26 नंबर पे होता है। तो इसका विन्यास क्या होगा? ऑर्गन 4s2 और 3d6 होता है ना।
देखो अगर यहाँ पर 2 प्लस नहीं होता, 2 प्लस, तो इसका ये विन्यास होता। अगर Fe2 प्लस कर दिया तो Fe2 प्लस का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहां से निकल, 26 में 2 गए तो 24 ही बचे, तो हम 24 के लिए करेंगे विन्यास। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से गायब हो जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ 6 बचेगा, समझे। अगर होता Fe3 प्लस, क्या होता, अगर होता Fe3 प्लस तो क्या होता, देखो ऑर्गन होता तो 3 निकलते, एस में से 2 निकल जाते और डी में से फिर 1 निकलते, तो यहाँ 5 बचता। कितने बचता, समझ में आया नहीं आया। ये होता है इसका पीछे ध्यान। आयनों का ऐसे करते हैं, आयनों का, ठीक है ना, कॉपी करो, ठीक है ना। तो आयनों का तुम्हें घर पे करना है विन्यास, ध्यान रखना, CO का, Mn का और Cr3 का। देखो भाई कौन कौन से, Cr3 प्लस करने हैं, Mn2 प्लस करने हैं, ठीक है ना, और निकिल 2 प्लस करने हैं, ठीक है ना। इनका विन्यास तुम घर पे करना, ये होमवर्क हो गया, ठीक है ना। और यहाँ हमारा फिनिश होता है चैप्टर नंबर 2, रसायन विज्ञान का परमाणु की संरचना, ठीक है ना। तो अच्छे से ना क्वेश्चंस कर लेना, एनसीईआरटी का अभ्यास की प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। आपसे मिलेंगे अगली क्लास में एक नए लेक्चर के साथ, जिसका नाम होगा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और उसकी गुणधर्मों में आवृत्तिता, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे अगली क्लास में, 3rd चैप्टर, ठीक है ना। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को बताओ, ठीक है ना, शेयर करो, मजा आएगा पढ़ने में और पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। थैंक यू।